हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना अमन सर, मैथ्स फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लेकर आया हूं जेई मेंस का पेपर सॉल्यूशन जो कि 12 अप्रैल 2023 को शिफ्ट 1 में हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन जो गिवन है, एक्चुअल में यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे हमें बताया गया जो y इक्वल्स टू वाई एक्स है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल्स टू वाई एक्स के फॉर्म में गिवन है, जहाँ पे y आपको गिवन है दैट y इज अ पॉजिटिव नंबर। और आपको दो पॉइंट्स भी गिवन है, कह रहा है y0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और y2√2 पे फंक्शन की वैल्यू बीटा है। तो हमें बताना क्या है अल्टीमेटली, अगर आप ऑप्शंस ध्यान से देखेंगे तो हमें e की पावर 3 बीटा की पावर -1 या फिर e की पावर बीटा की पावर -1 इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो अल्टीमेटली हम लोग चेक करेंगे e की पावर बीटा की पावर -1 या फिर e की पावर 3 बीटा की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहली चीज, आप जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, आप इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने एक टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए यहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, आप क्या कीजिए dy/dx, और ये 1 + x² जब इसके नीचे जाएगा तो जो आपका dy/dx वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये ना ही हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ना ही हमारा होमोजेनियस बन पा रहा है। तो आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो yx के नीचे जब 1 + x² जाएगा, ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको उस तरफ शिफ्ट कर दो। तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, dy/dx उधर पहले से था, प्लस y टाइम्स -x/1 + x²। इधर क्या बचेगा, -1/1 + x² इंटू y²। यू कैन सी ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, LDE जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो y² है इसको आप अगर डिवाइड करा दे पूरी इक्वेशन में तो इधर हो जाएगा 1/y², यहाँ हो जाएगा 1/y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा y का एक्सप्रेशन। अब आप क्या करो, यहाँ पे अगर 1/y को t मान लें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, -1/y² dy/dx विल बी इक्वल्स टू dt/dx हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 1/y² dy/dx है दैट विल बी इक्वल्स टू -dt/dx। -dt/dx होना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/y क्या हो जाएगा -1। अब देखिए 1/y को आपने t माना था और ये माइनस साइन था, तो यहाँ पे क्या हो जाता -tx/1 + x², और यहाँ पे था -1/1 + x²। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये हो जाएगा +dt/dx + x/1 + x² इंटू t इक्वल्स टू 1/1 + x²। यू कैन सी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, जो t के साथ मल्टीप्लाई होने वाला एक्सप्रेशन है इसको e की पावर में इंटीग्रेट करते हैं। तो IF क्या हो जाएगा आपका, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x²। जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट 1/2 ln 1 + x²। ये जो 1/2 है 1 + x² की पावर बन जाएगा, और e की पावर में ln में जो फंक्शन होता है ln से ये e कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा √1 + x²। सो दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, तो इसका सॉल्यूशन होता है हमारा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका √1 + x² था, नीचे आपका 1 + x² है, जब वो कैंसल आउट होगा तो यहां बचेगा 1/√1 + x²। अल्टीमेटली अब t की वैल्यू क्या आती है 1/y, उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो √1 + x² y बराबर हो जाएगा ln x + √x² + 1 + c के बराबर, क्योंकि इसका इंटीग्रल हमारा ये होता है, ये बिल्कुल बेसिक है। अब आपको गिवन था y0 = 1, तो जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। तो जब आप x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप जो आपका c है इसको आप लिख सकते हैं ln e के बराबर। ln e का मतलब है log e बेस e। तो log m + log n की प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा log mn, यानी कि ln e इंटू x + √x² + 1। और ये जो आपका y है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y ln, उस तरफ बचेगा √1 + x²। अब आपसे क्या कह रहा था कि फंक्शन की वैल्यू जब आप x की जगह पे 2√2 रखते तो y की वैल्यू क्या आती है, बीटा आती है। तो आप क्या करो, x की जगह पे 2√2 सब्स्टिट्यूट करो। तो जब आप 2√2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बीटा, अब ये y क्या है, y अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बीटा के बराबर। तो जो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन है ln e इंटू x + √x² + 1, ये आपका उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी क्या, ध्यान से देखिएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2√2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8, 8 + 1 विल बी 9, 9 का अंडर रूट विल बी 3, नीचे हो जाएगा ln e इंटू 3 + 2√2, ठीक है ना। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3/बीटा, आप इस बीटा को नीचे लेके जाइए और ln e इंटू 3 + 2√2 को उस तरफ मल्टीप्लाई करिए, तो 3/बीटा की वैल्यू देखिए क्या हो रही है, ln दिस। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो e जो है 3/बीटा को अपनी पावर बना लेगा, उस तरफ बचेगा आपका e इंटू 3 + 2√2। सो यू विल गेट e की पावर 3/बीटा को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, e की पावर 3 इंटू बीटा की पावर -1, और ये किसके बराबर है,
e टाइम्स 3 + 2√2। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस हिसाब से अवर सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शन चैप्टर। डोमेन का सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो कैपिटल डी गिवन है और कह रहा है जो रेंज ऑफ द फंक्शन है जी फ्रॉम डी टू आर ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की जो रेंज है उसको डिफाइन किया गया है अल्फा से बीटा। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा की वैल्यू बताइए क्या हो, 5 बाई बीटा की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी पड़ेगी। आपको इसमें कौन कौन से डोमेन वाले फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला है ना। ये वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो डोमेन है वो क्या होनी चाहिए, 6 + 2 log x बेस 3 अपॉन -5x। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके अंदर भी एक लॉग है, इसका नंबर क्या है x, ये कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। और जो आपका बेस है, इस लॉग का जो बेस है 3x, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए और वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि x आपका कभी भी 1/3 नहीं होना चाहिए। और फिर अगर मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या बोलती है, इसकी डोमेन के अकॉर्डिंग जो आपका ये अंदर वाला नंबर है, ये जो आपका पूरा फंक्शन है क्या, log विद बेस 3x और नंबर है आपका 6 + 2 log x बेस 3 अपॉन -5x। ये कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, ये आपका -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी कंबाइंड डोमेन। अब देखिए आगे इसको आराम से कैसे समझेंगे। देखिए सबसे पहली डोमेन क्या है, लॉग का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर का जो लॉग है ये वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और x कभी भी 1/3 नहीं होना चाहिए। ये मैंने पहले बात कर ली इसके बारे में। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे, सिंपल इनइक्वालिटी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यूज द रेंज ऑफ x फ्रॉम 0 to 1/27। तो इन तीनों को सॉल्व करने पे आपको ये मिल जाएगा 0 से 1/27। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, अंदर का जो नंबर है वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। आप मुझे बताओ x आपका लाई कर रहा है 0 से 1/27, मतलब इस डोमेन के अकॉर्डिंग आपका जो x है वो कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से 1/27 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो नंबर 3x है वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, दैट विल बिलोंग फ्रॉम 0 से 1/9, है ना। अब 3x हमारा 0 से 1/9 बिलोंग करेगा अगर x आपका 0 से 1/27 बिलोंग कर रहा है। तो जब आप इस पूरी इनइक्वालिटी में एंटी लॉग लोगे तो बेस आपका कैसा है, पॉजिटिव है और 1 से छोटा है। तो जब बेस आपका 1 से छोटा होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जब आप इस तरफ एंटी लॉग लेंगे तो 3x की पावर -1 यानी कि 1/3x वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी विल चेंज, बेस इज लेस देन 1, और इस तरफ हो जाएगा 3x की पावर 1 वो इस तरफ आ जाएगा। अब आप देखिए जो अंदर वाला नंबर है 6 + 2 log x बेस 3 अपॉन -5x, ये आपका 3x से 1/3x के बीच में लाई कर रहा है। एक बार आप इसको सॉल्व करो, एक बार आप इसको सॉल्व करो, एक बार आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। एक बार जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। आप समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहेगा, ये इनइक्वालिटी जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की आपको एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगी और इस वाले के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा x की वैल्यूज आएंगे, देखिए क्या आएगी। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 0 से 1/27। जब आप इसकी डोमेन निकालेंगे, जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि ये जो फंक्शन है इसकी इसमें x की जो रेंज आ रही है, मतलब x की जो आपका इंटरवल आ रहा है दैट इज फ्रॉम 0 से 1/27। और अगर मैं इस वाले की बात करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की पावर -23/6। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम लोग तीनों डोमेन को कंबाइन करें, हम लोग एक्चुअली करते क्या है, पूरा कॉमन डोमेन निकाल के सबका इंटरसेक्शन लेते हैं। सारे फंक्शंस की डोमेन निकाल के सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे x की रेंज मिल जाएगी 3 की पावर -23/6 से लेकर 1/27 के बीच में। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं अल्फा से बीटा, तो आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 की पावर -23/6, जो कि एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1/81 के अप्रॉक्स। और अगर मैं बात करता हूँ 1/27 की, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/27 फ्रॉम कंपैरिजन, क्योंकि जो आपको गिवन था इंटरवल, जो रेंज गिवन थी आपको जी फंक्शन की, वो क्या थी, अल्फा से बीटा, तो वो यही हो जाएगी हमारी। अब ये हो जाएगी हमारी रेंज, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 की पावर -23/6 और बीटा की वैल्यू आ गई 1/27। तो जब आप अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बाय बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 135, ना कि एग्जैक्टली 135। तो एग्जैक्टली 135 अगर नहीं आ रही है आपकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो इस हिसाब से ये आंसर हमारा किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, इसी वजह से दैट इज अ बोनस। और लेकिन जो एनटीए था उसने आपका इसका आंसर दिया था सेकंड ऑप्शन, जो कि था आपका 135, लेकिन एक्चुअल में हमारा करेक्ट आंसर 135 नहीं आ रहा, 135 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, तो इस वजह से ये एक बोनस में चला जाता है। तो इसमें अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है तो इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।
सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे बताया गया है सी एक सर्कल है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, जहाँ पे उसका सेंटर जो है वो Z0 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है 1/2 1 + 3i। रेडियस जो है वो आपका गिवन है 1 यूनिट, और जो Z1 है वो आपको गिवन है 1 + i। और आपसे कह रहा है लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर बी आउटसाइड। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सर्कल सी के जस्ट बाहर लाई कर रहा है, जहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है नंबर Z2। क्या गिवन है मॉडुलस ऑफ Z1 - Z0 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 - Z0। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर गिवन है। और आपको बताया गया Z0, Z1 और Z2 ये तीनों नंबर्स आपके कोलिनियर हैं। तो आपसे कह रहा है स्मॉलर वैल्यू ऑफ Z2 के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू बताइए। स्मॉलर वैल्यू यानी कि अल्टीमेटली जो भी वैल्यूज आएंगे उसमें से स्मॉलर वैल्यू मेरे को पिक करनी है। हियर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं Z1 - Z0 की, आपको Z0 भी गिवन है, Z1 भी गिवन है। तो Z1 - Z0 जब आप इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - i/2 यानी कि 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो मॉडुलस ऑफ Z1 - Z0 आपका 1/√2 आ गया आएगा। अब आपको पता है इसका और इसका प्रोडक्ट 1 के बराबर था, तो Z2 - Z0 का जो मॉडुलस है वो √2 के बराबर हो जाएगा। अब अल्टीमेटली आप देख सकते हैं ये आप एक सर्कल की इक्वेशन बना रहे हैं, जहां पे जिसका सेंटर क्या है 1/2, 3/2 और इसका रेडियस है √2 यूनिट। तो अगर मुझे Z2 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, अगर मुझे Z2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो इसको कैसे पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले Z0 आपको पता है 1/2, 3/2, Z1 आपको पता है 1, 1। डायग्रामेटिकली अगर आप समझेंगे तो ये रहा अपना सर्कल जिसका सेंटर क्या था 1/2, 3/2। Z1 आपका यहाँ पे लाई कर रहा था 1, 1। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग जोड़ने वाली लाइन को अगर हम लोग इंटरसेक्ट कराते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो मान लेते हैं वो लाइन जो है थीटा एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जो आपका Z2 है या तो फिर वो यहां लाई करेगा या तो फिर वो यहां पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। और Z1, Z0 और Z2 ये तीनों कोलिनियर थे। अब हम लोग को Z2 का डिस्टेंस पता करना कैसे, मतलब Z2 के कोऑर्डिनेट्स पता करने कैसे पता करेंगे। बस हमें ये चीज पता है कि Z0 और Z2 में डिस्टेंस जो गिवन है वो कितना है √2 यूनिट्स। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस वो कितना है √2 यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पे लाइन की जो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है कि उसकी हेल्प से Z2 निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कैसे, तो जो Z2 कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे हो जाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको Z0 और Z1 पता था, तो क्या Z0 और Z1 इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब आप करेंगे y2 - y1 यानी कि 3/2 - 1 विल बी 1/2 अपॉन x2 - x1, 1/2 - 1 विल बी -1/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और स्लोप आ जाएगी -1। तो अगर आपका tan थीटा -1 आ रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपका 135 डिग्री। तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल का यूज करके हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से Z2 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या हो जाएंगे Z0 + r cos थीटा और Z0 + r sin थीटा। एक्चुअल में एक और हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा Z0 - r, समझना, Z0 - r cos थीटा, Z0 - r sin थीटा, एक ऊपर और एक नीचे। तो थीटा कितना हमारा, थीटा हमारा 135, r कितना हमारा डिस्टेंस कितना उस पॉइंट का Z0 से, दैट इज √2 यूनिट्स। और जो Z0 के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या गिवन है 1/2, 3/2। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा Z2 का, और जब आप नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे तो आपको Z2 का एक और कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारा, जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1/2, 5/2। और जो दूसरा वाला पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 3/2, 1/2। आपको क्या निकालना है Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो जब आप Z2 का मैग्नीट्यूड निकाल के उसका स्क्वायर करेंगे तो इस वाले का स्क्वायर आ जाएगा 26/4 और इसका आ जाएगा 5/2। अब 26/4 अगर आप करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 13/2 के बराबर। तो Z2 के मॉडुलस के जो स्क्वायर की वैल्यू है वो एक आ रही है 13/2, एक आ रही है 5/2, लेकिन आपको स्मॉलर वैल्यू बतानी थी। तो विच इज द स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू 5/2। सो इस हिसाब से हमारा 5/2 आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3। सो दिस विल बी आवर आंसर। So our next question is, let an be a sequence such that a1 plus a2 and so on up to an is equals to this number। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस गिवन है जो कि जिसके n टर्म्स का जो सम है वो आपको गिवन है इस फॉर्म में n² + 3n अपॉन n+1 × n+2। यहाँ पे आपको गिवन है सिग्मा 28 टाइम्स सिग्मा k = 1 से 10 1 अपॉन a की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है p1 p2 से लेकर pm तक के प्रोडक्ट के बराबर। वेयर p क्या है, p हमारा प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स हैं। वेयर अप टू कहाँ तक की गिवन है, pm तक की गिवन है, और बताया गया ये हमारे शुरुआती के फर्स्ट m प्राइम नंबर्स हैं। तो कह रहा है m की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। मतलब कि हमें ये बताना है कि ये जो हमारा समेशन है जब इसको आप एक्सपैंड करेंगे तो ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा तो हमें बताना है कि जो हमारा लास्ट प्राइम नंबर है ना, ये कौन सा प्राइम नंबर रहेगा, हमें इसमें m की वैल्यू बतानी है। आराम से बता सकते हैं, हियर आर दी ऑप्शंस। क्या करना है आपको, ये आपका समेशन गिवन है।
तो अल्टीमेटली अगर आपको a1 से लेकर an तक का सम गिवन है तो अल्टीमेटली क्या है, Sn है। अगर मैं Sn माइनस 1 की बात करूं तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, जहां पे n है वहां पे n माइनस 1 होना चाहिए। आप देखिए इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, n कॉमन कर सकते हैं, तो n प्लस 3 बचेगा। जब मैं n की जगह पे n माइनस 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n प्लस 2। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका n और यहां हो जाएगा आपका n प्लस 1। यू कैन सी दिस इज Sn माइनस 1। Sn क्या है हमारा, Sn है हमारा n स्क्वायर प्लस 3, मतलब n प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। दिस इज Sn माइनस 1। हमें पता है क्या an हमारा जो होता है वो Sn माइनस 1 के बराबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहां से an निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, an हमारा क्या है, Sn माइनस 1 के बराबर, दिस इज Sn एंड दिस इज Sn माइनस 1। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को an की वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से 4 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। n प्लस 2 है ये, यहाँ पे भी n प्लस 2, ठीक है। अब ये आपके an की वैल्यू आ गई। हमें बताना क्या था, सिग्मा 28 टाइम्स सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से 10 1 अपॉन ak। ak क्या है आपका, ak हो जाएगा आपका 1 अपॉन ak है, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। अब आप देख सकते हैं 4 आपका बाहर आएगा, 28 से कैंसिल आउट होगा, बचेगा 7। अब आपको करना कुछ नहीं है, इस 4 को आपको बाहर लाना तो है, लेकिन जो ऊपर वाला 4 है उससे डिवाइड नहीं कराना है। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4, तो 7/4 हमने बाहर कर लिया। जो अंदर 4 था, जो 4 था उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अंदर मल्टीप्लाई कराने से देखिए होगा क्या, k प्लस 1 k प्लस 2 है, कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ पे k प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई कराया और आगे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा दिया k माइनस 1। अगर मैं इससे k प्लस 1 k प्लस 2, इससे भी k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा k प्लस 3 माइनस ऑफ k माइनस 1, तो k से k चला जाएगा, 3 प्लस 1 विल बिकम 4। तो जो 4 आपने अंदर मल्टीप्लाई कराया है उससे ये पूरा डिफरेंस बन जाएगा। अब जैसे ये डिफरेंस बनेगा आप क्या करो, k की जगह पे 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, सबका सम कराओ। जैसे ही आप सबका सम कराओगे सारे टर्म्स ऑलरेडी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे कंसेक्यूटिव टर्म से, ठीक है ना। बचेगा आपका क्या, ये वाला पार्ट ओनली, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13, और आपका बचा है 7/4। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कितने प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां से जो हमारा pm था उसमें m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के बराबर, बिकॉज दिस इज द 6th प्राइम नंबर इन अवर रियल नंबर्स। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 के बराबर। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे 3D का एक क्वेश्चन गिवन है, प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। एक प्लेन P है जिसको रोटेट कराया गया है बाय एन एंगल ऑफ π/2 यानी कि 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन दिस। इस प्लेन के साथ जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो रही है इन दोनों प्लेन की, उस लाइन के अबाउट इस प्लेन को हम लोग ने क्या कराएगा, रोटेट कराया 90 डिग्री। अब कह रहा है इफ अल्फा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द न्यू पोजीशन ऑफ द प्लेन। अगर अल्फा डिस्टेंस है इस पॉइंट से उस नए पोजीशन की प्लेन की, तो कह रहा 35 अल्फा की वैल्यू बताओ। हियर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं। सबसे पहली चीज, वो प्लेन जो कि दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम लोग जानते हैं P1 प्लस लैम्डा P2, यही हमारी इक्वेशन होती हैगी उस प्लेन की जो हमारे दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो। तो इसके अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की बात करें, इस प्लेन के नॉर्मल की जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, 4 प्लस लैम्डा, है ना। आगे हो जाएगा आपका -1 और प्लस लैम्डा यानी कि लैम्डा -1, और आगे आपका हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से हो जाएगा आपका -10 और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस लैम्डा, तो -10 और माइनस लैम्डा, ठीक है। ये हमारे हो गए डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के। अब जो हम लोग को पुराना प्लेन गिवन था, ये वाला जो प्लेन था, इसको कितने डिग्री रोटेट कराना था, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री रोटेट कराएंगे इसका मतलब है जो नया प्लेन है और जो ये वाला प्लेन है, इनके डायरेक्शन रेशियोज के, इसके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज के जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी 0, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, 0 के बराबर। तो 4 - 1 और 1 हमारे ये पहले वाले जो पुराना वाला प्लेन है इसके डायरेक्शन रेशियोज थे। इसका डॉट प्रोडक्ट नए वाले के साथ कराएंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -9, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू -9 आते ही हम लोग को इस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, वो ये हो जाएगी। अब हमें क्या बताना था, हमें गिवन था दैट अल्फा इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से 2, 3, -4 से इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो आराम से आ जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 54/15। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 54/15। तो अगर आपसे कहा जाएगा 35 अल्फा की वैल्यू बताओ, तो 35 अल्फा क्या हो जाएगा आपका 54/15 इंटू 35। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका जाएगा 3 टाइम्स में, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स में। 54 है आपका जाएगा 3 से कितने टाइम्स में, 1 और 8, 18 टाइम्स में। 18 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,090, एंड वहां पे हो जाएगा आपका 118। तो इस हिसाब से हमारा 126। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 विल द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि 18 इंटू 7 इज इक्वल टू 126 हो जाएगा,
तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है दिस विल मैच विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट, सो दिस विल बी आवर आंसर। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे मैथमेटिकल रीजनिंग का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है इफ P देन Q एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, और दूसरा स्टेटमेंट हमें गिवन है P एंड Q यूनियन, है ना, नेगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड नॉट Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q इज अ टॉटोलॉजी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो जो स्टेटमेंट 1 था वो क्या था, इफ P देन Q एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो P Q को हम लोग ने ट्रूथ टेबल में पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इफ P देन Q की बात करें तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। P एंड नेगेशन ऑफ Q की बात करें तो दैट विल बी फॉल्स, है ना, और ट्रू एंड ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स विल बी फॉल्स, और फॉल्स एंड ट्रू विल बी फॉल्स। तो आप देख सकते हैं इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स। तो कह रहा है, आपसे कह रहा है कि S1 क्या हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप देखिए यहाँ पे S1 जो हमारा आ रहा है दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, S1 में हमें गिवन था इफ P देन Q एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q। तो अल्टीमेटली हमारा कॉन्ट्राडिक्शन निकल के आएगा। अगर मैं S2 की बात करता हूँ, व्हाट इज S2 की मैं बात करूँ तो P और Q हम लोग को यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आप देखिएगा 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 1 2 3 और 4। तो सबको निकाल लेते हैं, सबको चेक कर लेते हैं। P एंड Q चेक करेंगे सबसे पहले, तो P एंड Q चेक करेंगे तो आ जाएगा आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। P एंड नेगेशन ऑफ Q की बात करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ट्रू टेबल उसकी आ जाएगी। P एंड नेगेशन ऑफ Q आपका आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आपका आ जाएगा फॉल्स 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 और ट्रू। जब आप सबका यूनियन लेंगे तो आपको यहाँ पे भी ट्रू मिलेगा, इसका यूनियन लेंगे तो यहाँ पे भी ट्रू मिलेगा, इसका भी यूनियन लेंगे तो ट्रू मिलेगा, और यहाँ पे भी लेंगे इसका भी ट्रू आएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है दैट इज अ टॉटोलॉजी, यू कैन सी, क्योंकि चारों हमारी वैल्यूज आ रही हैं टॉटोलॉजी। तो ट्रू वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इज अ टॉटोलॉजी। तो अगर हमारा S1 कॉन्ट्राडिक्शन है और S2 हमारा टॉटोलॉजी, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। इस हिसाब से ऑप्शन 3rd विल बी द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गिवन है। इसमें कह रहा है 2 डाइस A एंड B आर रोल्ड, 2 डाइस A और B नाम से हैं, उनको रोल किया गया है। कह रहा है उन पे जो नंबर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं दैट आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कह रहा है इफ द वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज P बाई Q, अल्फा माइनस बीटा का जो वेरिएंस है अगर वो P बाई Q आ रहा है, जहाँ पे P और Q हमारे को प्राइम है, तो कह रहा है पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ P, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ P बताइए क्या हो जाएगा। हियर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं। देखिए A में हमारा आ रहा है अल्फा और B में आ रहा है हमारा बीटा। अल्फा माइनस बीटा के जो वेरिएंस है वो हम लोग को P बाई Q गिवन है। तो अल्फा माइनस बीटा जो हमारे नंबर्स आएंगे डाइस में, उनकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। मान लो अगर अल्फा माइनस बीटा 5 आ रहा है तो जो एक केस है वो क्या हो जाएगा 6,1, ठीक है। अगर मान लो अल्फा माइनस बीटा आपका 4 आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा 4 आने का मतलब है कि एक पासे में आपका 5 आए और एक पासे में आपका 1 आए। उस हिसाब से मतलब एक केस बता रहे पर्टिकुलर। अगर अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस आपका आ रहा है 4, तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर केसेस हो सकते हैं, 6,2 और 5,1। उसी तरह से अगर अल्फा माइनस बीटा 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 केसेस है, 6,3, 5,2 और 4,1। अगर अल्फा माइनस बीटा हमारा 2 आ रहा है तो 6, 4, 5, 3, 4, 3 एंड 3, 1। आप देखिए इन चारों नंबर्स में जो डिफरेंस आएगा अल्फा माइनस बीटा का दैट इज इक्वल्स टू 2। उसी तरह से अल्फा माइनस बीटा अगर 1 है तो हमारे ये सारे केसेस हो जाएंगे। 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा 6,6, 5,5, 4,4, 3,3, 2,2 एंड 1,1। -1 के लिए क्या होगा, -1 के लिए सेम केस होंगे, बस इसके रिवर्स ऑर्डर में। -1 के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा 1 है तो 6,5 आ रहा है तो 5,6 हो जाएगा, 4,5, 3,4, 2,3 और 1,2। उसी तरह से -2 के लिए हम लोग को यही सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे लेकिन इनवर्स ऑर्डर में। -4 के लिए हम लोग को मिलेगा 2,6 और 1,5, और -5 के लिए आपको मिलेगा 1,6। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। फेवरेबल केसेस कितने हमारे, एक यहाँ पे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1/36। इसमें 2 फेवरेबल केसेस तो 2/36, इसमें 3 है 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। इन सारे केसेस में फिर 5, 4, 3, 2 और 1, तो 5/36, 4/36 एंड सो ऑन। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हो जाएंगी डिफरेंट केसेस के लिए जब अल्फा माइनस बीटा की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब हमें क्या गिवन है, वेरिएंस गिवन है अल्फा माइनस बीटा का कितना P बाई Q। तो अल्फा माइनस बीटा जो हमारा आ रहा है इसका वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू PX जब हम लोग करेंगे। PX इज व्हाट, PX इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर केस। तो अब आप देख सकते हैं जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपकी 1/6 से लेकर 5/36 तक जा रही है। उसके बाद ये वाली जो प्रोबेबिलिटीज दोबारा रिपीट हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स
2 टाइम्स दिस, और लास्ट में हमारा क्या है, एक और अगर आप देखेंगे ध्यान से 6/36, 6/36 यानी कि 1/6 ये अलग है। जब आप इन सब का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन सब का सम आपको मिलेगा 105/18, जिसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 35/6। ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। आप देखिए म्यू हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डेटा है वो सिमेट्रिक है। जब आप सबका सम करेंगे तो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो म्यू आपका 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिग्मा स्क्वायर की, है ना। तो अगर मैं वेरिएंस की बात करता हूं, सिग्मा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स दैट इज 35/6। अब 35/6 आ रहा है, तो p बाई क्यू के फॉर्म से अगर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 35 और q की वैल्यू आ जाएगी 6। अब जो हमारा p नंबर था, इसके सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स बताना था, इसके जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनका सम बताना था। तो 35 हमारा p की वैल्यू है, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7। अब 5 × 7 इसके डिवाइजर्स कितने हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा 5 की पावर 0, एक हो सकता है 5 की पावर 1। तो इनका सम बताना, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 इंटू 7 प्लस 7 की पावर 1। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे यू विल गेट 6 × 8 विच इज इक्वल टू 48। सो द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ p इज इक्वल टू 48। इस हिसाब से आवर ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। The number of 5 digit numbers greater than 40,000 and divisible by 5। यहाँ पे हमसे PNC का क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बताइए 40,000 से बड़े जो कि 5 से डिविजिबल हो, और जिनको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं इन सारे नंबर्स की हेल्प से 0 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिशन। हियर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है 40,000 से बड़े, तो 5 डिजिट नंबर्स हमारे ये हो गए। 40,000 से बड़े लेने तो फर्स्ट प्लेस पे आपका 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो अगर मैंने यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 रखा, सॉरी 10,000 प्लेस पे हमने यहाँ पे अगर 5 रखा, तो मैं यूनिट प्लेस पे क्या रखूंगा 0, क्योंकि हम लोग को 5 से डिविजिबल नंबर चाहिए था। 5 और 0 की प्लेसेस फिक्स हो गई, ठीक है। 3 प्लेसेस बची, इन 3 प्लेसेस को 4 नंबर से फुलफिल करना है, तो कितनी तरह से कर सकते हैं 4p 3 वेज में। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 7 फिक्स कर दूं और यहाँ पे 0 फिक्स कर दूं, तो हमारे पास 3 डिजिट्स की जगह बची हुई और 4 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम लोग फिल कर सकते हैं 4p 3 वेज में। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 7, यहाँ पे 7 है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 को फिक्स करता हूँ, यहाँ पे 5 को फिक्स करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे फिर से 3 प्लेसेस बची हुई हैं, इनको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं 4p 3 वेज में। तो 4p 3 यहाँ पे भी, 4p 3 यहाँ पे भी और 4p 3 यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ पे 9 को फिक्स कर दूँ, यहाँ पे 0 को फिक्स कर दूँ, तो उस केस में हमारे पास 3 डिजिट्स फिर से बचे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग फुलफिल कर सकते हैं 4p 3 वेज में। अगर मैं यहाँ पे 9 को फिक्स कर दूँ और यहाँ पे 5 को, तो भी हमारे पास 3 प्लेसेस बची हुई हैं, इनको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं 4p 3 वेज में। तो 4p 3 4p 3 4p 3 4p 3 और 4p 3, तो 5 टाइम्स 4p 3 करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 120 के बराबर। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी 120। तो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट चॉइस। So our next question is let alpha and beta be the roots of the quadratic this then the value of this expression। तो quadratic का क्वेश्चन है, सिंपल सा, आराम समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बीटा हमें इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी यूज होगा यहाँ पे हमारा। हियर आर दी ऑप्शंस। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा बीटा के रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं श्रीधराचार्य वाले मेथड से। तो अल्फा बीटा हमारा ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अल्फा बीटा हमारे आएंगे दैट आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, है ना, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे आयोटा का यूज हो चुका है। अब इनको अगर आप लिखना चाहो पोलर फॉर्म में, यूलर्स फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं √3 टाइम्स e की पावर +- 3πi/4। तो ये जो हमारे रूट्स हैं उसको आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, दोनों से √3 कॉमन कर सकते हैं, बचेगा आपका √2, यहाँ पे भी √2, मतलब √6 अगर आप कॉमन कर ले तो बचेगा 1/√2, यहाँ पे बचेगा 1/√2, और आगे आपने √3 कॉमन किया तो इस वजह से √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हमारे रूट्स हैं वो यूलर्स फॉर्म में आ जाएंगे √3 टाइम्स e की पावर +- 3i/4। अब जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था उसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 है, तो पावर 23 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 की पावर 23 2 cos 23 टाइम्स व्हाट 23 टाइम्स 3π/4, है ना। उसके बाद यहाँ पे √3 की पावर 14, जो आगे वाला पार्ट था वो क्या था, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, तो √3 की पावर 14 2 cos 42/4। 42 पाई क्यों हो गया, क्योंकि 3π/4 में लोग क्या मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 14 मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, 14 × 3 विल बी 42 पाई। उसी तरह से नीचे अगर हम लोग बात करते हैं, नीचे क्या आपका अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, तो अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 है, तो उसको लिख सकते हैं √3 की पावर 15, है ना, 2 cos 45π/4। और आगे वाला जो पार्ट था वो क्या था हमारा, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, तो √3 की पावर 10 हो जाएगा आगे, और 2 cos 3π/4 × 10 यानी कि cos 30π/4। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है 42π/4, इसको लिख सकते हैं 21π/2 जो कि 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट है 30π/4,
जिसको हम लोग लिख सकते हैं 15π/2, जिसकी वजह से cos 15π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगी ये वैल्यू और ये वैल्यू। 2 से ये 2 जाएगा, रूट 3 की पावर 15 से रूट 3 की पावर 15 जाएगा, ऊपर बचेगा रूट 3 की पावर 8 ओनली। इसकी और इसकी जो वैल्यूज है आप चेक करके देखिएगा, दोनों वैल्यूज सेम आएंगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपका रूट 3 की पावर 8 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 81 के बराबर, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट। तो कैलकुलेशन हैवी हो सकती थी, लेकिन अगर आप स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे यू विल इजीली गेट द आंसर। तो यहां से हमारा आंसर हो रहा है 4th पार्ट। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। fx हमें गिवन है, ये कह रहा है इफ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंगिंग 0 से π/2 इज k/e। लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की इन दिस इंटरवल इज k/e। तो कह रहा है k/e की पावर 8 प्लस k की पावर 8/e की पावर 5 प्लस k की पावर 8 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। हियर आर दी ऑप्शंस। इसके फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू की बात करो तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले आप देखिए ये फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन है, तो क्या करें आप इसको सबसे पहले y के बराबर लेट कर लो। उसके बाद इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग लेके। तो जब आप लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा ln y sin स्क्वायर x आपका आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू ln रूट 3 इंटू e अपॉन 2 sin x। अब आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 1/y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू, इस तरफ की बात करें तो ये वाला फंक्शन वैसे ही sin स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x वैसे ही रहेगा ln रूट 3 इंटू ई अपॉन 2 sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, तो हो जाएगा 2 sin x अपॉन रूट 3 इंटू ई। उसके बाद अंदर जाएंगे तो रूट 3e/2 हमारा कांस्टेंट है, ये आपका वैसे ही रहेगा, और 1/sin x जो है ये cosec x हो जाएगा जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec x cot x। अब हमें क्या गिवन था, लोकल मैक्सिमम, तो इसका मतलब है dy/dx आपका कैसे होने वाला है 0 के बराबर। ये जो आपका y है जब उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा 0 के बराबर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या होगा, इससे और इससे आप क्या कॉमन कर सकते हैं। देखिए cosec का मतलब है 1/sin, ठीक है, cot का मतलब है cos/sin। तो sin से sin स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा sin x cos x। यहाँ पे भी आपका 2 sin x cos x है, यहाँ पे भी आपका 2 sin x cos x है। तो sin x cos x हम लोग कॉमन कर लेंगे। अंदर वाले पार्ट में आपका बचेगा 2 ln रूट 3e अपॉन 2 sin x माइनस 1। ये तीन फैक्टर्स आ गए और ये आपका 0 के बराबर है। अब हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ना ही sin x हमारा 0 से π/2 इस ओपन इंटरवल के बीच में कहीं 0 होता है, और ना ही cos x हमारा 0 होता है, तो इन दोनों से कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। बचा क्या, ये वाला पार्ट, इसको जब आप 0 के बराबर करेंगे देखिए क्या होगा। तो इस तरफ जाएगा 1, उसके बाद ln, देखिएगा ध्यान से, ln 3e अपॉन 4 sin स्क्वायर x कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो 2 है ये इस नंबर की पावर बन जाएगा, तो हो जाएगा 3e, समझना 3e अपॉन 4 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो हो जाएगा e की पावर 1 विल बी e से ये e जाएगा, sin स्क्वायर x आपका आ जाएगा 3/4 के बराबर। तो sin x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 3/2, लेकिन हम लोग माइनस रूट 3/2 नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारा x है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 3/2। तो sin x की वैल्यू रूट 3/2 रखने पे हमें फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो जब आप इस वैल्यू को sin x की रूट 3/2 वैल्यू को अपने इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट द लोकल मैक्सिमम वैल्यू रूट 3e/√3 की होल पावर 3/4। रूट 3 से रूट 3 जाएगा, रूट e की पावर 3/4 का मतलब है e की पावर 3/8। तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी वो हमें k/e के बराबर गिवन थी। इसको अगर आप उस तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो e इंटू ई की पावर 3/8 विल बिकम e की पावर व्हाट, e की पावर 11/8, ठीक है, इक्वल्स टू k। अगर हम लोग दोनों तरफ पावर 8 कर दे तो k की पावर 8 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 11 के बराबर। ये हमारा एक रिलेशन मिल गया k और e में, तो हमें वैल्यू बतानी थी इस एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे e की पावर 11, या फिर k/e की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी e की पावर 3/8 की होल पावर 8 करेंगे तो e की पावर 3 यहाँ से मिलेगा। k की पावर 8 की वैल्यू क्या, e की पावर 11, तो e की पावर 11 अपॉन e की पावर 5 विल बिकम व्हाट, e की पावर 6, और k की पावर 8 हमारा e की पावर 11 था। तो यू विल गेट द वैल्यू e की पावर 3 plus e to the power 6 plus e to the power 11. So this will be our answer and this is matching with option number first. So बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे दो वेक्टर गिवन है, हमें दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए में आप देख सकते हैं एक अननोन कांस्टेंट हमारा लैम्डा है। सी एक ऐसा वेक्टर बताया गया है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी क्रॉस सी 0 के बराबर है। ए डॉट सी -17 है, बी डॉट सी हमारा -20 है। तो कह रहा है सी क्रॉस लैम्डा आई प्लस जे प्लस के मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। आराम से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी आपको क्रॉस सी के साथ गिवन है 0 के बराबर। तो अल्टीमेटली आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो एक बार a प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस एक बार हो जाएगा सी क्रॉस सी। सी क्रॉस सी तो अल्टीमेटली 0 ही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ से पता चलेगा a प्लस बी क्रॉस सी इक्वल 0, यानी कि a प्लस बी और c क्या है, a प्लस बी और c हमारे दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं।
तो अगर पैरेलल है तो क्या मैं सी को अल्फा टाइम्स ए प्लस बी लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ए क्या है हमारा? ए है हमारा लैम्डा आई प्लस जे माइनस के, बी क्या है हमारा 3i माइनस जे प्लस 2k, जे से जे जाएगा और हमारा ए प्लस बी का जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस 3i कैप प्लस अल्फा ए कैप। तो अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो अल्फा टाइम्स लैम्डा प्लस 3i कैप प्लस अल्फा के कैप, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। यहाँ पे दो अननोन कांस्टेंट से क्या क्या? ए और लैम्डा। अब आपको बी डॉट सी क्या गिवन है? -20। तो जब आप बी डॉट सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी डॉट सी करने पे आपको अल्फा और लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी, ए डॉट सी करने में आपको अल्फा और लैम्डा में एक इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करना है, आराम से कर सकते हैं। आपको क्या करना है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको यहाँ पे इसकी और इसकी हेल्प से, ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन मिलेगी कंबाइंड जो कि लैम्डा के फॉर्म में मिलेगी और अल्फा अल्फा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इसको मान लूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, समझना, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो अल्फा से अल्फा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लैम्डा में हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा में एक हम लोग को सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक मिल जाएगी इस फॉर्म में। इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि लैम्डा हमारा इंटीजर था। एक्चुअल में लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी, एक ये इंटीग्रल आएगी, एक नॉन इंटीग्रल आएगी। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग को क्लियरली बताया गया था दैट लैम्डा इज अ इंटीजर। तो अब हम लोग को पता चल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो लैम्डा की वैल्यू 3 रखने पे फर्स्ट या सेकंड में आप कहीं भी रख दो तो आपको अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी -1 के बराबर। ये स्टेप बाय स्टेप काम आपको करना है, खुद से कैलकुलेशन वाला काम है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी तो वहां से हम लोग को सी वेक्टर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? -6i प्लस के कैप। तो -6i माइनस के कैप। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी थी? सी क्रॉस 3i मतलब लैम्डा आई प्लस जे प्लस के कैप के मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? सी क्रॉस दिस वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -6 0 -1 और 3 1 1, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा i प्लस 3j माइनस 6k। इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो जब आप तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट 46। तो जो आपका ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला जो वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ रही 46 के बराबर, विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट। तो 4th इज द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एसओटी का एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बताया गया है ट्राइंगल एबीसी है, जहाँ पे cos a प्लस 2 cos b प्लस cos c की वैल्यू 2 के बराबर गिवन है, और जो लेंथ्स हैं ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स a एंड c आर 3 एंड 7। एंगल a के जो अपोजिट साइड है यानी कि स्मॉल a आपको 3 गिवन है और स्मॉल c आपको गिवन है 7। तो कह रहा है cos a माइनस cos c की वैल्यू बताइए। आराम से बता सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे करना क्या है। सबसे पहली चीज cos a प्लस cos c आपको इसी तरफ रखना है। जो आपका 2 cos b इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2 cos b, दोनों से 2 कॉमन करेंगे बचेगा 1 माइनस cos b। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे यूज होगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे से जो 2 कॉमन किया तो अंदर बचा था 1 माइनस cos b। तो 1 माइनस cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 यानी कि 4 साइन स्क्वायर b/2 हमारा ये बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं cos ऑफ a प्लस c/2 के बारे में, तो क्या मैं a प्लस c को, अगर ट्राइंगल ABC था तो क्या a प्लस c को पाई माइनस b नहीं लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a प्लस c/2 क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस b/2। तो अल्टीमेटली जो आपका cos ऑफ a प्लस c/2 है, क्या वो हम लोग साइन b/2 से रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि cos पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा। तो साइन b/2, साइन b/2 से एक साइन b/2 चला जाएगा तो बचेगा क्या आपका? बचेगा आपका 2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस c/2 और बचेगा आपका यहाँ पे 4, ये 4 साइन b/2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 भी चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका cos ऑफ a माइनस c/2 इस तरफ, और इस तरफ बचेगा आपका 2 साइन b/2। अब अल्टीमेटली जो आपका cos ऑफ a माइनस c/2 है ये आपका 2 साइन b/2 के बराबर आ गया। आप एक काम करो, दोनों तरफ cos b/2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 cos b/2 से मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही आप 2 cos b/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इस तरफ बन जाएगा 4 साइन b/2 cos b/2, और इस तरफ की बात करें तो 2 cos b/2 cos ऑफ a माइनस c/2 बन जाएगा। cos ऑफ b/2 क्या है? cos ऑफ b/2, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं a प्लस c को पाई माइनस b के बराबर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर हम हमारा b इसको इस तरफ कर दें और a प्लस c को इस तरफ कर दें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई माइनस a प्लस c। तो अगर मैं बाई 2 डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन में तो यहाँ से b/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई/2 माइनस a प्लस c/2। तो अल्टीमेटली जो cos b/2 है, क्या उसको हम लोग साइन ऑफ a प्लस c/2 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि जब आप cos लेंगे तो cos पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो 2 साइन a प्लस c/2 और cos ऑफ a माइनस c/2 इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ की बात करें तो क्या है? 4 साइन b/2 cos b/2। 4 को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 2। तो 2 साइन b/2 cos b/2 को मिला के बन जाएगा आपका 2 साइन b। इस तरफ क्या है? 2 साइन a प्लस c/2 cos a माइनस c/2।
तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, साइन सी प्लस साइन डी का। तो आप देख सकते हैं ये साइन ए प्लस साइन सी हमारा बन जाएगा यहां से, और इस तरफ बचेगा 2 साइन बी। अब साइन ए साइन सी और 2 साइन बी, इसको हम लोग अगर साइन रूल की हेल्प से इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए, इसको स्मॉल सी, इसको स्मॉल बी। तो ए प्लस सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2b के बराबर। आपको एंगल ए के अपोजिट साइड वाली लेंथ आपको गिवन थी 3 के बराबर, और जो आपको ये गिवन थी अपोजिट साइड एंगल सी वाले की वो आपको गिवन थी 7 के बराबर। तो a = 3 और c = 7 रखने पे b की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ साइन रूल। अब आपको बताना क्या था, cos a माइनस cos c की वैल्यू क्या होती है, cos a माइनस cos c। cos a की वैल्यू क्या होती है, b² + c² माइनस a² बाई 2bc, माइनस cos c की वैल्यू क्या होती है, a² + b² माइनस c² बाई 2ab। यू कैन सी कि जब आप सबकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा cos a, ये वाला पार्ट हो जाएगा cos c। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगी 65/70, इसकी वैल्यू आएगी -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा +1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 13/14 + 1/2, दोनों का सम करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/7 के बराबर। सो दिस विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है α, 7√3/3 बताया गया है। दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द लाइंस जॉइनिंग दिस। तो जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी ये गिवन लाइन है जहाँ पे थीटा आपका वेरिएबल है, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें बताया गया एक पॉइंट ये गिवन है, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं α, 7√3/3। बताया गया है दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। जो ये लाइन सेगमेंट्स है इसके मिड पॉइंट से जो मिलके जो लोकस बनाएगा उस पे आपका पॉइंट P लाई कर रहा है, और जहां पे थीटा में वेरिएबल गिवन है 0 से π/2 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ये लाइन हमें गिवन है, ये जितना भी हमारा लाइन सेगमेंट बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, इसका जो मिड पॉइंट M है, इसी का जो लोकस है उसी पे आपका लाई कर रहा है α, 7√3/3। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, अल्फा की वैल्यू बतानी है। हियर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं। देखिए कैसे, ये हमारी लाइन है, मुझे इस मिड पॉइंट का जो लोकस है पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हमारी लाइन है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 7 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो x/7/cos थीटा, तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 7/cos थीटा, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 7/sin थीटा। तो अगर मैं a पॉइंट की बात करूं, a की, इसकी बात करता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 7/cos थीटा, 7/cos थीटा, 0, और इसके अगर मैं मान लूं b के, तो b के क्या हो जाएंगे 0, 7/sin थीटा। ये हो जाएंगे हमारे b के कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो निकालते हैं। देखिए ये a के कोऑर्डिनेट्स, ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर हम लोग मिड पॉइंट m h, k के अगर हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो उसका लोकस क्या आएगा, देखिए h की वैल्यू हो जाएगी 7/2 cos थीटा, क्योंकि जब x1 + x2/2 करेंगे तो 7/2 cos थीटा बचेगा, और y1 + y2/2 करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/2 sin थीटा। अब अल्टीमेटली जो आपका मिड पॉइंट का लोकस आ रहा है उसी पे हमारा पॉइंट लाई कर रहा है α, 7√3/3, ये वाला पॉइंट। तो मैंने कहा कंपैरिजन से मुझे पता चलता है कि 7/2 sin थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 7√3/3 के बराबर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/2 के बराबर। तो यहाँ से पता चलेगा दैट थीटा बिलोंग्स टू, थीटा इज इक्वल टू π/3। अब थीटा आपका π/3 आ गया, तो आपका जो अल्फा था वो किसके बराबर होने वाला था, अल्फा आपका हो जाता 7/2 cos थीटा के बराबर। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ये वाला हम लोग गिवन है पॉइंट P, दिस इज लाइंग ऑन द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, तो उस हिसाब से जो अल्फा वो किसके बराबर हो जाएगा 7/2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या निकाली है, π/3। तो जब आप π/3 यहाँ पे रखेंगे तो cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 1/2 चला जाएगा, बचेगा 7। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 7। इस हिसाब से आवर ऑप्शन 3rd विल बी द करेक्ट चॉइस। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट P गिवन है, QRS, PQRS 4 पॉइंट्स हैं, इस एलिप्स पे लाई कर रहे हैं। PQ और RS बताया गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और पास कर रहे हैं ओरिजिन से। आपको ये कंडीशन में गिवन है 1/PQ का स्क्वायर प्लस 1/RS का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q, जहाँ पे P और Q हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें P + Q की वैल्यू बतानी है, आराम से बता सकते हैं। देखिए क्या करना है, आपको एक एलिप्स गिवन है, ठीक है, ये हमारा एलिप्स है, इस पे 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं PQRS, ठीक है। PQRS जो है जिसमें हम लोग को बताया गया दैट PQ एंड RS आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज P, दिस इज Q। अगर मैं मान लूं तो RS हमारा इस तरह से लाई करेगा जहां पे हमारा जो है बीच में हमारा ओरिजिन। पहली बात तो ये कि जो PQ और जो RS है ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि P और Q का मिड पॉइंट O हो जाएगा और R और S का मिड पॉइंट हमारा O हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग। सबसे पहली चीज R के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं 2 cos थीटा, 3 sin थीटा, क्योंकि जो हमारा ये एलिप्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1।
तो ये जो हमारा एलिप्स है इसका जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, 3 sin थीटा। तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने मान लिए 2 cos थीटा, 3 sin थीटा। अब हमें पता है कि जो ओपी है और जो ओ आर है वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर तो मैंने कहा कि जो ओपी और ओ आर की जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, -1 के बराबर। तो ओ आर की स्लोप क्या हो जाएगी 3 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, और ओपी की स्लोप क्या हो जाएगी, ओपी की स्लोप हो जाएगी आपकी यहाँ से 6/√7 अपॉन 2√3/√7। तो आप देख सकते हैं 6/√7 अपॉन 2√3/√7, √7 से √7 जाएगा, आपका √3 से एक √3 जाएगा, और आपका 2 × 2 क्या हो जाएगा आपका 4 के बराबर, ऊपर आपका क्या है 6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरफ आपका -1 है, तो यहाँ से साइन अपॉन कॉस आपका tan हो जाएगा, और ये पूरे नंबर्स उस तरफ जाने के बाद हो जाएंगे -2/3√3। तो tan थीटा की वैल्यू आ रही -2/3√3। उसी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल लेंगे तो आराम से हम लोग को यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 cos थीटा, 3 sin थीटा। लेकिन यहाँ पे आर का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, आर के 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि अगर आपका tan थीटा नेगेटिव आ रहा है तो या तो फिर वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वहां पे आपका x कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट की, वहां पे y कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये वाला आर आ जाएगा। तो दो यहाँ पे हम लोग को आर के कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। अब कौन सा एक्सेप्ट करना, कौन सा नेग्लेक्ट करना, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको 1/pq² प्लस 1/rs² का सम गिवन था, किसके बराबर, p/q के बराबर, स्मॉल p/q के बराबर, है ना। जहाँ पे p और q हमारे को प्राइम थे तो उसी की वैल्यू निकालते हैं हम लोग को, आसानी से आंसर मिल जाता। pq की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो pq है दैट इज व्हाट, दैट इज डिवाइडेड बाय ओरिजिन, है ना, इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, जो हमारा pq है, क्या मैं इसको 2op के फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। उसी तरह से जो हमारा rs है, क्या मैं rs को 2 टाइम्स or कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल कर सकता हूं, बिकॉज o इज द मिड पॉइंट ऑफ r and s। तो आप यहाँ पे जो pq है उसको 2 टाइम्स op और इसको 2 टाइम्स or के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, तो 1/4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1/op² प्लस 1/or², ये बचेगा। व्हाट इज op का स्क्वायर, अगर मैं op² की बात करूं तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे क्या, 2√3/√7, 6/√7। तो इसकी डिस्टेंस निकाल के हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो op² विल बी इक्वल्स टू 48/7। और जब आप or² निकालेंगे तो r के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे आ चुके हैं, तो वहां से हमें पता चलेगा दैट इज इक्वल्स टू 144/31। तो अगर आप or इससे निकालते हो या फिर आप or इससे निकालोगे तो आपको डिस्टेंस सेम ही मिलेगा, है ना। जो आपका or डिस्टेंस आएगा वो दोनों के हिसाब से सेम ही आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है। तो OR का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स आएगा, इसमें भी और इसमें भी। तो OR की वैल्यू क्या आ जाएगी, OR² की वैल्यू जाएगी 144/31। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट, ये 7 आपका ऊपर जाएगा, 31 आपका ऊपर जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद इसकी पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 13/144, जिसमें 13 और 144 दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के लिए को प्राइम है। तो p + q की वैल्यू आ जाएगी 157 के बराबर। दिस विल बी अवर आंसर एंड दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 3rd पार्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक लाइन L1 गिवन है, ठीक है, और लाइन L2 गिवन है। और जो लाइन L2 है एक्चुअल में आप देखेंगे ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से निकल रही है L2। बताया गया दीज 2 लाइन्स L1 एंड L2 आर कोप्लेनर। अब कह रहा है अगर पॉइंट P जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स ABC हैं, जो कि L1 पे लाई कर रही है, इज नियरेस्ट टू द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -3, 2। तो कह रहा है mod of A प्लस mod of B प्लस mod of C की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। आराम से बताएंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट, आप देख सकते हैं ये लाइन हमारी पास करी -5, -4, अल्फा से, ठीक है। तो ये लाइन हमारी L1 इस पॉइंट से पास कर रही है और ये दोनों लाइन्स हमारी कोप्लेनर हैं। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है, देखिए ध्यान से। L2 की अगर मैं बात करूँ तो L2 क्या हो जाएगा, P1 प्लस म्यू P2। जो हमारा प्लेन P1 गिवन है और जो हमारा प्लेन P2 गिवन है, इन दोनों के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसे निकलता है, P1 प्लस लैम्डा P2 करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, म्यू ले लिया, एक अननोन कांस्टेंट। तो इसको जब आप 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से आप देखिए क्या बनेगा, इस पूरे प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 3 प्लस म्यू, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको मिलेगा 2 - 3 म्यू, और एक आपको मिलेगा 1 + 2 म्यू, 1 + 2 टाइम्स म्यू। These are the direction ratios of the normal of this plane। या फिर अगर हम लोग लाइन के बारे में बात करें L2 के बारे में। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो हमारा प्लेन है और ये जो हमारी लाइन है L1, क्या ये दोनों कोप्लेनर है, हाँ बिल्कुल कोप्लेनर है। तो क्या इनके बीच के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, उसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री।
तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा आपके डायरेक्शन रेशियोज का वो कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर। तो उसके इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, 3, 1 और -2। इसका जब आप डॉट करेंगे इनके साथ तो आपको इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू मिलेगी 0 के बराबर। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9/4। बहुत आसानी से आप इसको निकाल लोगे। 9/4 उठा के जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पे आपको प्लेन की इक्वेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड मिलेगी। अब ये प्लेन और ये जो लाइन है ये दोनों कैसे थे, कोप्लेनर थे, है ना। ये लाइन और ये लाइन यानी कि इसके जो इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन थी वो कोप्लेनर थे। इसका मतलब ये लाइन इसी प्लेन पे लाई कर रही है और ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, -5, -4, अल्फा से। तो मैंने कहा भैया जो आपका प्लेन ये वाला नया वाला है इसमें आपका -5, -4, अल्फा भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और म्यू की वैल्यू क्या है, 9/4। जब आप 9/4 में 4 उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो ये हमारा प्लेन है इसमें आपका क्या सेटिस्फाई करेगा, -5, -4, अल्फा। तो जब आप सेटिस्फाई कराएंगे इस प्लेन में -5, -4, अल्फा और म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको अल्फा में एक इक्वेशन मिल जाएगी। आप देखिएगा इस पूरी इक्वेशन में आपको अल्फा अननोन दिखाई दे रहा है, जिसको सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम लोग बात करें पॉइंट पी की। पॉइंट पी क्या था, पॉइंट पी था क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट पी जो था वो आपका लाई कर रहा था L1 लाइन पे। L1 लाइन यानी कि इस लाइन पे लाई कर रहा था। अगर मैं इस पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो अगर मैं इसको लैम्डा के बराबर मान लेता हूं तो जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 लैम्डा -5 हो जाएगा आपका लैम्डा -4 और हो जाएगा आपका -2 लैम्डा प्लस अल्फा। ये हो जाएंगे हमारे जनरल कोऑर्डिनेट्स। अल्फा की वैल्यू क्या है, 7 अभी हम लोग ने पीछे निकाली है, तो अल्फा को आप यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में आ जाएंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू की, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता थे। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -4, -3 और 2। तो जब आप पी क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। तो अल्टीमेटली आपको पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे 3 लैम्डा -1, लैम्डा -1 और -2 लैम्डा प्लस 5। लेकिन जो पी क्यू था वो कैसा था, परपेंडिकुलर था L1 के साथ, क्योंकि Q जो था वो नियरेस्ट डिस्टेंस हम लोग को बता रहा था। जो L1 के साथ जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है Q का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो आपकी लाइन L1 और जो आपका PQ है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर PQ और L1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, 0 के बराबर। तो जो आपकी लाइन L1 थी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 3, 1 और -2। और जो आपका PQ लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या थे, 3 लैम्डा -1, लैम्डा -1 और -2 लैम्डा प्लस 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू लैम्डा 1 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी आपका आ जाएगा -2, -3, 5। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको बताना क्या था, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। तीनों के मैग्नीट्यूड लेके यानी कि तीनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके जब सबका सम करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 10। सो दिस विल बी अवर आंसर एंड दिस इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट पार्ट। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एक सीरीज गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है 1023/10 के बराबर। तो n की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप एक पैटर्न चेक करेंगे तो आपको दिखेगा NCN/n+1 + 1/n NCN-1 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या गिवन है, 1/2 NC1 और लास्ट जो आपका टर्म है दैट इज NC0। इसको अगर हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा r = 0 से n NCR/r+1। आप देखिए जो हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यही सीरीज हम लोग को पीछे गिवन है। अब अगर हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना तो एक काम करते हैं, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई करा दूं और डिवाइड करा दूं तो n+1/r+1 n+1/r+1 इंटू NCR की वैल्यू क्या होती है, n+1 CR+1 के बराबर। तो n+1 CR+1 हो गया और जो आपने डिनोमिनेटर में 1/n+1 मल्टीप्लाई कराया तो उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। ये हमारी पूरा समेशन बन जाएगा r = 0 से n तक की। तो आप देखिए 0 से n तक की जा रहा है n+1 CR+1। आप तो r की जगह पे 0 रखेंगे तो मिलेगा n+1 C1, r की जगह पे 2 रखेंगे तो r की जगह पे 1 रखेंगे तो n+1 C2 से लेकर कहां तक की जाएगा n+1 CN+1 तक की जाएगा सम। कहां से स्टार्ट हुआ था, n+1 C1 से। तो ये पूरा जो सम है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर दें, अगर हम लोग n+1 C0 ऐड करा दें और एक बार सब्ट्रैक्ट करा दें तो यहां से लेकर यहां तक की जो सम है वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n+1 और आगे क्या है -NC0 यानी कि -1 और आपका 1/n+1 वैसे ही। और इस पूरे सम की वैल्यू किसके बराबर थी, 1023/10 के बराबर। डायरेक्टली आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू n+1 की वैल्यू 10 के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर। सो इस हिसाब से ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे हमसे सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन बताना है। तो हमें इसके एक्सपेंशन में जो फर्स्ट 50 टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स का सम बताना है। हियर आर दी ऑप्शंस, आराम से बता सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1 - x⁻100 का जो एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म में हो जाएगा हमारा
एक्सपैंड, ऑल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग x की जगह पे 1 रख दें, तो x की जगह पे 1 रखने से हमें सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो इस तरफ हो जाएगा आपका 0। अल्टीमेटली हमें पता है कि C100 जो होता है वो किसके बराबर होता है, C0 के बराबर, C99 हमारा होता है C1 के बराबर, है ना, C2 हमारा होता है C98 के बराबर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सारे टर्म्स हैं, अगर मैं C100 को C0 से रिप्लेस कर दूं, इसको C1 से, इससे पहले वाले को C2 से, एंड सो ऑन, लास्ट में आपका जो मिडिल टर्म है दैट विल बी C50, वो अकेला बचेगा। उसको अगर आप उस तरफ शिफ्ट कर दें तो इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, C0 प्लस C0 2 टाइम्स C0, है ना। उसके बाद माइनस C1 विल बी माइनस 2 टाइम्स C1, फिर उसके बाद प्लस 2 टाइम्स C2 एंड सो ऑन। ये कहां तक की जाएगा हमारे सीरीज, ये जाएगी हमारी यहाँ पे -49 तक, यहाँ पे आप -49 कर दीजिए, 49। और ये उस तरफ जाने के बाद ये जो आपका C50 वाला पार्ट है, उस तरफ जाने के बाद क्या हो जाएगा, -C50, ठीक है। ये जो आपके टर्म्स हैं, ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है, ये सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 50 कोफिशिएंट्स हैं। इसको आप 2 को अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहां से आपका जो C0 माइनस C1 प्लस C2 एंड सो ऑन अप टू C49 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2 100 C50 के बराबर। अब ये जो आपका पार्ट था ये क्या है, ये एक्चुअल में वही है जिसके बारे में पूछा गया, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो जितने भी कोफिशिएंट्स आए हैं इनका जो सम किया हम लोगों ने, ये क्या है, ये इसी एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का सम है, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम है। वो किसके बराबर आ रहा है, -1/2 100 से 50। तो 100 से 50 को जब एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 100 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, है ना। तो जब ऐसा करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 100 इंटू 99। 100 से आपका 2 डिवाइड होगा 50 टाइम्स में, मतलब 200 को 50 टाइम्स में डिवाइड करेगा, बचेगा क्या आपका 99 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल से 50 अगर हटा दे तो बचेगा 49 फैक्टोरियल, इससे चला जाएगा, बचेगा -99 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 99C49 भी लिख सकते हैं। और आगे आया माइनस साइन, तो इस वजह से जो सम आएगा दैट विल बी -99C49 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट। तो 4th इज द करेक्ट चॉइस। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें ABC 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स गिवन है और बताया गया तीनों में से कोई भी 1 के बराबर नहीं है। ये तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर बताए गए हैं। तो कह रहा है 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c की वैल्यू बताओ। आराम से बता सकते हैं, ये तीनों वेक्टर्स अगर हमारे कोप्लेनर है तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट मस्ट बी 0। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसा बनाने के लिए, ऐसे एक्सप्रेशन में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मैं C2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं C2 माइनस C1 और एट द सेम टाइम C3 में मैं अप्लाई कर दूं C3 माइनस C1, तो इधर हो जाएगा आपका 1 माइनस ए, यहाँ पे a ही बचेगा, यहाँ पे 1 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा b माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यहाँ हो जाएगा c माइनस 1। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको आप एक्सपैंड करो, रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो तो क्या हो जाएगा a टाइम्स b माइनस 1 इंटू c माइनस 1, आगे 0 है। उसके बाद माइनस ऑफ 1 माइनस a टाइम्स से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस c 1 इंटू c माइनस 1, तो 1 माइनस a इंटू c माइनस 1 और आगे वाला पार्ट विल बी 0। उसके बाद 1 माइनस a में क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 विल बी 0 माइनस ऑफ b माइनस 1 यानी कि 1 माइनस b इक्वल्स टू 0। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको क्या करते हैं, c माइनस 1 से माइनस साइन कॉमन कर ले तो हो जाएगा 1 माइनस c और यहाँ हो जाएगा प्लस। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस a और 1 माइनस b है, यहाँ पे 1 माइनस a और 1 माइनस c है और यहाँ पे 1 माइनस b और 1 माइनस c है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन से 1 माइनस a 1 माइनस b और 1 माइनस c डिवाइड करा दूं तो बचेगा क्या आपका a अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस b a अपॉन 1 माइनस c, सॉरी यहाँ पे आपका 1 अपॉन 1 माइनस b बचेगा, यहाँ पे भी 1 अपॉन 1 माइनस c बचेगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अब देखिए a को क्या मैं ये लिख सकता हूँ a माइनस 1 प्लस 1 और नीचे क्या आपका 1 माइनस a, तो एक बार 1 के नीचे जाएगा आपका 1 माइनस a तो ये अलग हो जाएगा और जो a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस a ये देगा आपको -1। तो अल्टीमेटली जो पूरा एक्सप्रेशन है क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 अपॉन a 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस c, ठीक है, इक्वल टू 0। ये -1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा +1, तो अल्टीमेटली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, 1 के बराबर। सो आवर आंसर इज 1 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 1 ऑल्सो। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है A और B। मैट्रिक्स A हमें क्लियरली गिवन है कि उसकी एंट्रीज क्या है, मैट्रिक्स B जो हमें गिवन है वो गिवन है दिस मैट्रिक्स इंटू A इंटू दिस मैट्रिक्स। तो कह रहा है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स बताइए ऑफ द मैट्रिक्स B की पावर n सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 50। तो सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 50 B की पावर n जो आपका मैट्रिक्स होगा उसके सारे एलिमेंट्स का सम बताना है हमें। तो कैसे बता सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं दोनों मैट्रिसेस की, जो हम लोग को अननोन मैट्रिसेस गिवन है, एक को मान लेते हैं C और एक को मान लेते हैं D, लेट अस सपोज।
लेट C इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड D इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। अब उसके बाद देखिए आगे होगा क्या, जब मैं C इंटू डी का मल्टीप्लाई कराऊंगा, इन दोनों का जब आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराएंगे DC का, तो यू विल गेट DC इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब अगर आपको ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो इससे कुछ होगा नहीं। अब आप यहां पे देखिए, जो आपका B मैट्रिक्स था वो किस फॉर्म में हो जाएगा, C इंटू A इंटू डी। आप देखिए B आपका क्या हो जाएगा, C इंटू A इंटू डी। तो B की पावर n की बात कर रहा है, तो B की पावर n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, CAD को हम लोग को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आपका D इंटू C आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था, तो मैंने कहा भैया C इंटू A इंटू डी आपका अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो C और D के प्रोडक्ट पे, C और D पे कोई भी पावर नहीं आएगी, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था। तो अल्टीमेटली आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, DC, ठीक है, DC और सो ऑन, आपको जो लास्ट वाला पार्ट है वो DC, ये सब आपको क्या दे देगा, ये सब आपको दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बीच में आपको क्या बचेगा, बीच में बचेगा आपका A एंड सो ऑन, यहाँ पे भी A। तो A कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। शुरुआत में आपका एक C बचेगा, लास्ट में आपका एक D बचेगा। तो B की पावर n जो है वो बराबर हो जाएगा C इंटू A की पावर n इंटू D मैट्रिक्स के बराबर। अब A की पावर n कैसे निकालेंगे, A की पावर n आराम से निकाल सकते हैं। आपको मैट्रिक्स A गिवन है 1/57, 0 और 1। तो A स्क्वायर करेंगे तो आपको इसका मल्टीप्लाई खुद के साथ करना पड़ेगा। तो A स्क्वायर की एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 1, 2/51, 0 और 1। तो ये आपका A स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग A क्यूब की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, A क्यूब निकालेंगे तो A क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A स्क्वायर इंटू A करना पड़ेगा। तो A स्क्वायर इंटू A जब आप करेंगे, दिस इज A स्क्वायर, और A क्या हो जाएगा 1/51, 0 और 1। तो जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल गेट A क्यूब आपका जो आएगा वो हो जाएगा 1, 3/51, 0 और 1। उसी तरह से जो आपका A की पावर n होगा दैट विल बी 1n/51, 0 और 1। अब जो आपका B की पावर n था, B की पावर n था वो आपका था C इंटू A की पावर n, मतलब B की पावर n था C इंटू A की पावर n इंटू D। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए क्या होगा। तो जब आप इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 1 n/51 प्लस 2, उसके बाद हो जाएगा -1 और लास्ट हो जाएगा आपका -n/51 -1। फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स के साथ कराएंगे तो आराम से करा सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, और ये आपका मैट्रिक्स D है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जो B की पावर n है वो इस आ जाएंगी इस फॉर्म में, n/51 प्लस 1, n/51 माइनस n/51 और 1 माइनस n/51, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना था, आपको B की पावर n का सिग्मा करना था n इक्वल्स टू 1 से 50 के लिए। तो जब आप n इक्वल्स टू 1 से 50 के लिए समेशन करेंगे तो सारी एंट्रीज हमारी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो जुड़ जाएंगी। तो जब सारी एंट्रीज जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, n/51 प्लस 1 का जो सम आएगा 1 से लेके 50 के लिए वो आएगा 25 माइनस 50। n/51 हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका -25 और ये हो जाएगा आपका -25 माइनस 50। तो B की पावर n जो आपका जो मैट्रिक्स आया है उसकी एंट्रीज इस फॉर्म में आ जाएंगी 75, 25, -25 और 25। आपको क्या बताना था, इस मैट्रिक्स के समेशन के सारी एंट्रीज का सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो जब आप सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस 25, -25 से 25 चला जाएगा तो 75 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 100 के बराबर। सो आवर आंसर विल बी 100 विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ द रीजन बताना है इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड इट्स टेंजेंट एट द पॉइंट -1, -1। तो आराम से बता सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है। ये बन गया -x क्यूब का ग्राफ, -1, -1 पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। जब आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जाके इंटरसेक्ट करेगी इस कर्व को इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो दिस इज द टेंजेंट एट -1, -1। इन दोनों के बीच में जो एरिया इंक्लोज हो रहा है हमें वो बताना है क्या होगा, टोटल कितना एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है हमारा। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिए। टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे किस पॉइंट पे, -1, -1 पे एट दिस कर्व। तो जब आप इसका dy/dx लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर। एट द पॉइंट -1, -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 के बराबर। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - y1 यानी कि y + 1 इक्वल्स टू m यानी कि 3, x - x1 विल बी x + 1। तो अल्टीमेटली जो आपकी इक्वेशन आ जाएगी दैट विल बी y इक्वल्स टू 3x + 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट -1, -1। ये कर्व, ये लाइन की टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये हमारा कर्व है, आप क्या करो इसको इंटरसेक्ट कराओ इस कर्व के साथ। तो जब आप y इक्वल्स टू 3x + 2, ये जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करोगे y इक्वल्स टू x क्यूब के साथ तो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच विल बी 2,8। 2,8 आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 2,8। तो आपको जो एरिया बताना, आप देख सकते हैं कहां से कहां बताना है, -1 से 2 तक की बताना है। अपर बाउंड्री क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू 3x + 2।
तो -1 से 2 3x + 2 माइनस लोअर बाउंड्री क्या है आपकी x³ यानी कि ये वाला कर्व, इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू 27/4। सो दिस विल बी आवर आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 27/4 विल बी आवर आंसर विच इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4th पार्ट। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, लेट द पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 एंड सो ऑन अप टू A5 बी इन जीपी। ये 5 नंबर्स, ये 5 पॉजिटिव नंबर्स हम लोग को जीपी में गिवन है। इनका जो मीन और वेरिएंस है वो 31/10 और m/n गिवन है, जहाँ पे m और n हमारे को प्राइम है। और कह रहा है जो इन सारे नंबर्स का जो रेसिप्रोकल का मीन है वो हम लोग को गिवन है 31/40 और A3 + A4 + A5 का सम हमें गिवन है 14 के बराबर। तो कह रहा है m + n बताओ क्या हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग को 5 टर्म्स जीपी में गिवन है तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग वो 5 टर्म्स क्या क्या ले सकते हैं, a/r², a/r, a/ar और ar²। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन पांचों नंबर्स का जो मीन हो जाएगा दैट विल बी 31/10। तो जो 5 था वो आपका उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से जो इन सारे नंबर्स के रेसिप्रोकल का जो मीन था वो आपको 31/40 गिवन था। तो दीज सम, इन सबका सम डिवाइडेड बाय 5 आपका 31/40 के बराबर हो जाने वाला था। तो 5 आपका उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब जब आप फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे, जब आप फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो हमारा 1/r² + 1/r + 1 + r + r² है वो नीचे वाले r² + r + 1 + 1/r + 1/r² से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा आपका बचेगा क्या, a/1/a। इस तरफ बचेगा आपका 1/4। तो यहाँ पे अल्टीमेटली a² की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी -2। -2 नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग को जो जीपी गिवन थी वो पॉजिटिव नंबर्स की जीपी गिवन थी। तो a की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2। जैसे ही आप a की वैल्यू 2 इसमें या फिर इसमें कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको r में एक इक्वेशन मिलेगी, जिसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा r + 1/r की वैल्यू क्या है, 5/2 के बराबर। तो r + 1/r की वैल्यू आपकी 5/2 के बराबर आ चुकी है। अब जैसे ही r + 1/r की वैल्यू 5/2 आएगी, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे r की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 2 के बराबर। एक नेगेटिव भी आएगी लेकिन नेगेटिव वाली नहीं लेनी, बिकॉज ये जो जीपी है हमारी, दिस इज द जीपी ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। तो r हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। तो a भी आ चुका है और r भी आ चुका है। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। a/r² करेंगे तो 1/2 मिलेगा, a/r विल बी 1। उसके बाद a की वैल्यू 2 है, ar की वैल्यू 4 हो जाएगी और ar² की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ये हमारे पांचों टर्म्स आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वेरिएंस की। σ² क्या होता है हमारा, σx² n - σx/n का होल स्क्वायर। तो जब आप सबकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस मिलेगा वो आपको मिलेगा 186/25 के बराबर। ये थोड़ा कैलकुलेटिव स्टेप है, ये मैं चाहता हूँ आप खुद से इसको ट्राई करिए, ठीक है। σx² का मतलब क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स के स्क्वायर का सम, इन सबके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय 5 माइनस σx/n का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 186/25 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये दोनों को प्राइम है, तो 186/25 m/n आ रहा है, तो m + n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 211 के बराबर। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी 211। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे डी के एक डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर है, जहां पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है उसमें k वाले एलिमेंट्स यूज हुए हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे n में। अब कह रहा है इफ सिग्मा k = 1 से n डी के = 96 है तो n की वैल्यू बताइए। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का समेशन करेंगे अगर हम लोग k 1 से n के लिए और इसकी वैल्यू 96 के बराबर, तो n की वैल्यू बतानी है। तो चलिए करते हैं। तो ये आपको डी के गिवन है, ये डिटर्मिनेंट है, सिग्मा डी के आपको 96 गिवन है। तो जो सिग्मा अप्लाई होगा वो सिर्फ उसी एक्सप्रेशन उसी रो में अप्लाई होगा जहां पे k के टर्म्स हैं। तो इस वाले फर्स्ट रो में हमारे k के टर्म्स में, तो इसमें हमारा सिग्मा अप्लाई हो जाएगा। तो σ1, σ2k और σ2k - 1, ठीक है। ये जो पूरा डिटर्मिनेंट है ये 96 के बराबर है। σ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n के बराबर। σ2k की वैल्यू हो जाएगी n + 1/2, इसमें 2 मल्टीप्लाइड है तो n² + n हो जाएगा। σ2k - 1 क्या हो जाएगा आपका n²। अल्टीमेटली आपका डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे R3 में लगा देता हूँ R3 - R1, तो देखिए क्या होगा। R3 में आप अगर R3 - R1 लगा दें और आप R2 में भी अगर R2 - R1 लगा दें तो देखिए होगा क्या, R3 - R1 विल बी 0, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका n + 2। R2 - R1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 0। सो अल्टीमेटली ये दो रोज हमारी एकदम खाली हो जाएंगी, ज्यादातर एलिमेंट्स यहाँ पे 0 हो जाएंगे। आप क्या करो, इसको रो 1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर दो। रो 1 के लॉन्ग जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा n × 2n + 4। तो n × 2n + 4 आपका आएगा 96 के बराबर। बाकी सारे एक्सप्रेशंस आपके 0 आ जाएंगे।
तो ये अगर आपका 96 के बराबर है तो n प्लस 2 आपका 48 के बराबर हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू n इक्वल्स टू 6। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमसे डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया जहां पे मॉडुलस का यूज हुआ है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है k/3000 के बराबर, तो k की वैल्यू बतानी है। आराम से बता सकते हैं। देखिए आपका -a से a गिवन है, तो हमें क्या करना होता है, -a से a गिवन होता है तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे 0 से a कर देते हैं और उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का यूज हुआ है। तो 2 टाइम्स 0 से 0.15 मॉडुलस ऑफ 100x² - 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करेंगे। तो 100x² - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 के बराबर। तो आपको अपनी लिमिट ब्रेक करनी होगी। तो 0 से 0.1 के लिए, 0 से 0.1 के लिए ये आपका जो एक्सप्रेशन है कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मॉड हटेगा माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा 1 - 100x² प्लस 0.1 से 0.15 तक की जो आपका एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव रहेगा, तो मॉड आपका ऐसे रिमूव हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव वाला पार्ट बचा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। देखिए क्या करेंगे, 1 का हो जाएगा x, 100x² का हो जाएगा -100x³ / 3, लिमिट हो जाएगी 0 से 0.1। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स, अब ये जो 2 है आपका दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करा देंगे। 100x² का हो जाएगा 100x³ / 3, -1 का हो जाएगा -x, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0.1 से 0.15। जब आप लिमिट अपनी अप्लाई करेंगे 0.1 तो हो जाएगा 0.1 - 100/3 × 0.1 का क्यूब, समझ रहे हो ना। तो 0.1 का क्यूब हो जाएगा, तो -0.1 मतलब 0.1 - 0.1/3 तो कितना हो जाएगा 2/3 टाइम्स 0.1। तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसकी बात करें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, 0.15 जब आप रखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 100.15 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आएगी 0.3375 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, जब इसमें भी आप 0.15 रखेंगे तो -0.15। उसके बाद जब आप 0.1 रखेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 100 × 0.1 का क्यूब यानी कि 0.1/3, और उसके बाद जब इसमें 0.1 रखेंगे तो माइनस माइनस विल बिकम +0.1। ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.2 - 0.2/3, तो ये हो गया 0.2 - 0.2/3। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की, तो देखिए इन दोनों से आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। इन दोनों से हम लोगों ने पहले 2 कॉमन कर लिया। जब 2 कॉमन करेंगे तो 0.1 + 0.1/3 सॉरी -0.1/3, यहाँ पे आपका क्या है -0.1/3 और यहाँ पे क्या आपका 0.1, तो 2 टाइम्स 0.1 हो जाएगा यानी कि 0.2 और -0.1/3 और -0.1/3 कितना हो जाएगा आपका -0.2/3। बचा हुआ जो पार्ट है 0.3375 डिवाइडेड बाय 3 और जो आपका ये वाला पार्ट है -0.15, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.1125 और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 0.15। तो 0.1125 माइनस 0.15, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1125 को अगर हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 1125/10,000। यहाँ पे जाएगा आपका 2/30, यहाँ पे जाएगा आपका 0.2 का मतलब हो जाएगा आपका 2/5 सॉरी 2/10, 2/10 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/5। ठीक, इसकी बात करें तो 0.15 है हमारा यहाँ पे। तो जब आप इसको पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। मेनली आपका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का है, बाकी क्वेश्चन हमारा बहुत पहले खत्म हो चुका है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 575/3000 के बराबर। तो अगर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं k/3000 से, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 575 के बराबर। तो 575 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमसे सर्कल का एक क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बताया गया 2 सर्कल हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिनका रेडियाई है r1 और r2 और टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब इसमें कह रहा है ईच ऑफ देम कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 2 यूनिट्स विद दिस लाइन। दोनों सर्कल जो है इस लाइन के साथ 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। तो कह रहा है r1² + r2² माइनस r1 r2 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, 2 सर्कल लेने से अच्छा है एक जनरल सर्कल ले लेते हैं। एक जनरल सर्कल लेते हैं जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा a, a। सर्कल की इक्वेशन मान ली x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a²। क्योंकि अगर इसका सेंटर a, a और अगर ये दोनों को टच कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेडियस भी a यूनिट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये जो हमारी लाइन है इसकी इक्वेशन क्या गिवन है x + y = 2। इतना कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो मैंने कहा भैया काम करते हैं कि अगर हम लोग इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो इंटरसेप्ट होता क्या आएगा। अगर सर्कल और लाइन के इंटरसेप्ट की बात करें तो वो क्या होता है 2 टाइम्स √a² - d²। वो कितना गिवन है 2 के बराबर। तो 2 से 2 चला जाएगा तो √a² - d² की वैल्यू हो जाएगी यहां से 1 के बराबर। d क्या है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन। सेंटर क्या है आपका a, a, लाइन क्या है आपकी x + y = 2। तो d की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। d क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग d की बात करें तो d क्या हो जाएगा आपका
a कॉमा a को इसमें सेटिस्फाई कराना तो क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ a प्लस a माइनस 2 अपॉन अंडर रूट व्हाट, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि रूट 2। तो 2a माइनस 2 का जो मॉड है वो आपका रूट 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। आपको करना क्या है, दिस इज d, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस सेंटर। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर वाला पार्ट था जो कि 1 के बराबर था, इसको आप इसमें आप क्या करिए, d की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a आ रही है उसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिए। जैसे ही आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो क्या होगा, इधर तो 1 ही बचेगा, इधर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2। इससे हम लोग 2 कॉमन करेंगे, बाहर आके 4 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा, बचेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर समझना, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन 2a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 8a माइनस 4 इक्वल्स टू 2। बहुत सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है। तो 4a स्क्वायर माइनस 2 2a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, इन दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 8a और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से a में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल 0। व्हाट इज a क्या है, a आपका क्या था, a आपके जनरल सर्कल का रेडियस था। ऐसे कितने सर्कल्स बन रहे थे, ऐसे 2 सर्कल्स की बात हो रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं a की बात करूं तो ऐसे 2 सर्कल्स थे जो कि आपके क्या कर रहे थे, जो कि आपके 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहे थे, है ना, उस लाइन के साथ जो लाइन हमें गिवन थी। अब अगर मैं बात करता हूं इनके रूट्स के बारे में तो मैंने मान लिया इसके रूट्स हो जाएंगे R1 और R2, क्योंकि जो जनरल सर्कल हम लोग ने लिया था उसी को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दोनों सर्कल की कंडीशंस। तो अगर ये दोनों सर्कल्स उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैंने कहा जो जनरल इक्वेशन बनी है इसमें हमारे 2 रूट्स जो हो जाएंगे दैट विल बी R1 और R2। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 4 के बराबर, और R1 R2 हो जाएगा आपका 3 के बराबर। दिस इज द सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको बताना क्या था, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 R2 की वैल्यू, जिसको आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 3 R1 R2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7। तो 7 विल बी अवर आंसर। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमसे पूछा गया है अ फेयर n फेसेस डाई, n आपको ग्रेटर देन 1 गिवन है, एक n फेसेस डाई गिवन है जो कि रोल्ड किया जा रहा है, जो कि बार बार फेंका जा रहा है रिपीटेडली अंटिल अ नंबर लेस देन n अपीयर, जब तक कि उसमें n से छोटा कोई नंबर अपीयर नहीं कर रहा है। तो कह रहा है इफ द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज n by 9, जो मीन है उन नंबर्स जो आपका, इफ द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, जो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड हैं उनका मीन अगर n by 9 के बराबर है तो कह रहा है n की वैल्यू बताइए। तो आराम से बता सकते हैं। तो अगर हम लोग को मीन आपको n by 9 गिवन है तो मीन क्या हो सकता है, तो पहला आपका पार्ट हो जाएगा 1 इंटू n माइनस 1 बाय n, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय n इंटू n माइनस 1 बाय n। n माइनस 1 बाय n इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें हम लोग को नंबर लेस देन n मिल रहा है, ठीक है। 2 इंटू 1 बाय n इंटू n माइनस 1 बाय n। फिर उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 बाय n का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 बाय n एंड सो ऑन, अप टू इनफाइनाइट तक किए जा सकते हैं केसेस। अब आप ध्यान से देखिए, क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन से n माइनस 1 बाय n कॉमन कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। मीन आपको क्या गिवन है सारे नंबर्स का, n बाय 9। अंदर बचेगा आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय n प्लस 3 इंटू 1 बाय n का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स। तो इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय n की होल पावर माइनस 2, क्योंकि इसी का एक्सपेंशन हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बाय n की पावर माइनस 2, जिसको हम लोग n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, n माइनस 1 बाय n से एक n जाएगा, n माइनस 1 से एक n माइनस 1 जाएगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 1, सॉरी n अपॉन n माइनस 1, और उस तरफ क्या आपका n अपॉन 9। तो n से n भी जाएगा, n माइनस 1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 10। सो अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे बताया गया कि ABC 3 डिजिट्स हैं जो कि AP में 9 डिजिट नंबर्स हम लोग को बनाने हैं यूजिंग दीज 3 डिजिट्स, जिनको हम लोग 3-3 बार यूज करेंगे। A को भी 3 बार, B को भी 3 बार और C को भी 3 बार यूज करेंगे, और ऐसे 9 डिजिट नंबर्स बनाएंगे हम लोग, सच दैट 3 कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर इन AP एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट एक बार आपके जो 3 नंबर्स हैं, 3 कंसेक्यूटिव जो डिजिट्स हैं वो आपके AP में होने चाहिए। अब अगर ABC आपका AP में तो C, B और AB तो AP में हो जाएगा। ये एक इंक्रीजिंग AP अगर होगी तो दिस विल बी अ डिक्रीजिंग AP, लेकिन होगी तो AP ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, या फिर ABC हमारे AP में, या फिर CBA हमारे AP में, और एटलीस्ट इन 9 डिजिट नंबर्स में एटलीस्ट एक बार 3 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो कि आपके AP में होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो आपके 9 डिजिट नंबर्स हैं, देखो ये 5 हैं, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 डिजिट नंबर्स हैं इसके जो 3 मिडल वाले डिजिट्स हैं यानी कि ये वाले,
इसमें या तो फिर आप ABC रखो या फिर आप CBA रखो। समझना बात को, देखिए क्या करना है। ये जो आपका ABC और CBA है, आप इसका क्या करो, आप इसका एक बंडल बना लो, 3 4 5 6 7। अब आपने क्या करा, ABC का और CBA का एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक बार इस 9 डिजिट नंबर में, इस 9 डिजिट नंबर में एटलीस्ट एक बार ऐसे 3 टर्म्स चाहिए जो कि आपके AP में हो। तो मैंने कहा भैया जो आपके 9 डिजिट्स हैं उसमें से आप क्या करो, ABC को एक ग्रुप बना लो। अगर आप ABC को एक ग्रुप बना लोगे तो आपके पास टोटल डिजिट्स कितने बचे, मतलब प्लेसेस कितनी बची, 7 है ना। तो 7 अगर बचे तो आप ABC को किसी इन 7 में से किसी एक जगह में डिप्लॉय कर सकते हो। तो आप उसको कितनी तरह से कर सकते हैं, 7C1 वेज में। उसके बाद आप जो बचे हुए 6, अब जो बचे हुए 6 पार्ट्स हैं उसमें आप नंबर्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन उसमें 2A होंगे, 2B होंगे और 2C होंगे। तो अगर 2A 2B और 2C हैं तो इसका मतलब है 2 फैक्टोरियल A के लिए डिवाइड होगा, यहां पे B के लिए और यहां पे C के लिए। और ये जो 2 है ये इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि जैसे आप एक बार मतलब एक ग्रुप बना के, ABC का ग्रुप बना के इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, 7 में से कोई एक जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, वैसे ही आप CBA भी तो कर सकते हो। तो इस वजह से यहां पे आप इस इंटू 2 करा रहे हैं। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1260। तो 1260 विल बी द नंबर ऑफ वेज जिसमें हम लोग 9 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग ABC थ्राइस। सो आवर आंसर इज 1260। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमें एक प्लेन गिवन है और बताया गया दिस प्लेन इज मीटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट AB एंड C। अब कह रहा है जो ऑर्थो सेंटर है इस ट्राइंगल ABC का वो आपके उसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा और 6/7। तो कह रहा है 98 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी। आराम से बता सकते हैं, जो हमारा प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ABC। तो अगर आप क्या करोगे, y और z को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी, x और z को 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी। तो आपको तीनों इंटरसेप्ट्स मिल जाएंगे। a के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6 0 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -2 0 और c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 एंड 3। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है अल्फा बीटा और 6/7। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा जो AB है, AB वेक्टर है, ध्यान से समझना, AB वेक्टर क्या हो जाएगा, B माइनस A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो जब आप AB वेक्टर निकालेंगे दैट विल बी 6i - 2j कैप। उसी तरह से जो आपका BC वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, आपका BC विल बी C - B यानी कि 2j कैप प्लस 3k कैप। और उसी तरह से अगर आप AC कैप निकालेंगे, AC वेक्टर निकालेंगे दैट विल बी व्हाट, AC विल बी व्हाट, C - A। तो हो जाएगा आपका 6i कैप प्लस 3k कैप। तो आपका AB BC और AC तीनों वेक्टर्स आ चुके हैं। आप मुझे बताइए अगर H हमारा ऑर्थो सेंटर है तो उसके अकॉर्डिंग क्या AH और BC का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो AH हो जाएगा AH विल बी दिस एंड दिस विल बी BC। तो जब आप BC से ऑल्टीट्यूड मतलब A पॉइंट से, A वर्टेक्स A से जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो आपका BC पे तो इंटरसेक्ट करेगा। और ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसका मतलब है AH और BC का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाएगा, 0 के बराबर। तो जब आप AH डॉट BC करेंगे तो वहां से हम लोग को अल्फा में एक इक्वेशन मिलेगी, समझना, अल्फा प्लस 6 बीटा 6/7, समझना ध्यान से। AH की बात कर रहे हैं तो AH क्या है हमारा, AH इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ H माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 6 बीटा -0 और 6/7 -0। तो ये आपके AH के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। BC की बात करें तो वो क्या गिवन था हम लोग को, 0 2 और 3। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू यहां से हो जाएगी -9/7, आराम से आ जाएगी। उसी तरह से आपको अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, CH का डॉट प्रोडक्ट करना है AB के साथ, क्योंकि जो CH है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। तो CH डॉट AB भी आपका क्या हो जाएगा, 0। तो CH आपका क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे अल्फा बीटा और -15/7 और AB के हो जाएंगे 6 - 2 और 0, जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 6 अल्फा - 2 बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बीटा, -9/7। यहां पर रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -3/7। अल्टीमेटली अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, 98 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -3/7, इसकी वैल्यू क्या है, -9/7। तो माइनस अगर कॉमन कर लें तो हो जाएगा 3/7 प्लस 9/7। सो अल्टीमेटली हो जाएगा 12/7। तो 12/7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144/49। तो 49 से ये जाएगा आपका 2 टाइम्स में और 2 × 144 विल बी 288। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो आवर आंसर विल बी 288 यूनिट्स। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमसे बोला गया नंबर ऑफ रिलेशंस बताइए ऑन दिस सेट कंटेनिंग दिस एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हमें इस सेट पे वो रिलेशंस बताने हैं जो कि रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो, और वो रिलेशंस हमारे इन दोनों एलिमेंट्स को जरूर कंटेन करें। तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप एक बात बताओ, अगर हम लोग को सेट 1 2 3 गिवन है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3 तो हर हालत में चाहिए। तो रिलेशन में हमारा 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए।
ट्रांजिटिव होने के लिए अगर 1 2 है और 2 3 है, अब देखिए आपको रिलेशन में क्या गिवन है, तो अगर 1 2 और 2 3 अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, 1 2 और 2 3 अगर आपको लेना है तो आपको 1 3 भी चाहिए, तो अगर आपको 1 3 भी चाहिए तो 1 3 इसमें आपको ऐड कराना पड़ेगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना है, तो 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं होना चाहिए, 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप मुझे बताओ ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं जिसमें आप इसको इंक्लूड करा के 1 2 और 2 3 को इंक्लूड करा के अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी रखें, ट्रांजिटिव भी रखें, लेकिन सिमेट्रिक ना रखें। तो पहला रिलेशन देखिए 1 1 2 2 3 3 तो तीनों में होगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 है 2 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए 1 3, उसके बाद 1 2 है 2 3 है 1 3 है, समझना। तो 2 1, अब आप मुझे बताओ 2 1 की अगर मैं बात करूं तो 2 1 का क्या हो जाएगा 1 3, और 2 1 1 3 है तो 2 3 होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये तीनों भी हमारे ट्रांजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड रिलेशन है उसमें आपका अगर 1 2 और 2 3 है तो आपका 1 2 का जो आपका इनवर्स है 2 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं बनाना है, तो अगर आपका 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए, तो यहां पे क्या ऐड करा है 1 3, 1 3 ऐड कराने से इसकी ट्रांसिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा रिलेशन जो ये आपका थर्ड वाला है ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। उसी तरह से ये तीनों जो रिलेशंस हैं दीज आर व्हाट, दीज आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, जिसमें आपका 1 2 और 2 3 भी इंक्लूड हुआ है। तो इस हिसाब से टोटल कितने रिलेशन बन रहे हैं, इस हिसाब से टोटल 3 रिलेशंस बन रहे हैं, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग आपका आंसर था 4, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात ये गलत होने वाला है क्योंकि यहाँ पे केवल 3 ही रिलेशंस बनेंगे और इसमें आपको बोनस मिल जाएगा। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है इस इंटरवल में जहां पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए इस फंक्शन को, यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत क्या होती है कि वो हर इंटीजर पे ब्रेक होता है। तो आपको डिसकंटिन्यूटी के लिए चेक करना है केवल डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे इस इंटरवल में, -2 से 1 के बीच में, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा हमारा 1 भी। चलो 1 पे भी चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि -2 से पहले हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो उससे पहले के लिए हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो -1 0 और 1 पे हम लोग फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। चलिए, तो इंटीजर्स पे ही हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन, तो इस वजह से -1 पे चेक करेंगे। तो f ऑफ -1 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, -1 प्लस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, उसका मॉड करेंगे 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस में -1 और इसका जो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -1 प्लस का दैट विल बी -1, तो -1 प्लस 1 विल बी 0, तो बचेगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के बराबर, 1 प्लस 0 विल बी 1। उसी तरह से f ऑफ -1 माइनस की बात करेंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -2, उसका मॉड लेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -1 माइनस और इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -2, तो -2 माइनस प्लस 2 -1 विल बी 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका 3 के बराबर। यू कैन सी f ऑफ -1 प्लस और f ऑफ -1 माइनस बराबर नहीं आ रहा है, तो -1 पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। 0 पे चेक करेंगे, f ऑफ 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो f ऑफ 0 प्लस पे ये भी 0 और ये भी 0, तो f ऑफ 0 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू 0। 0 माइनस की बात करें तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा -1, इसका भी हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस विल बिकम +1, तो 1 + 0, समझना, सॉरी 1 + 1 विल बी 2। तो आप देख सकते हैं f ऑफ 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2 के बराबर, तो आप देख सकते हैं 0 पे भी हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो चुका है। अब बात करते हैं 1 पे। 1 प्लस की बात करें तो 1 प्लस पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 1 प्लस पे चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 1 प्लस पे हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1 + 0, लेकिन जो हमारा फंक्शन ये वाला है ये 1 प्लस के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर यहीं से आ चुका है कि दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स ओनली। चलो 1 प्लस पे चेक करेंगे, तो 1 प्लस पे चेक करेंगे, पहले वाले पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अल्टीमेटली जो हमारा ये पूरा पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, और f1 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पहले वाले पार्ट की 0 और इस वाले पार्ट की 1, तो 0 + 1 विल बी 1। तो f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1 प्लस भी हमारा सेम आ रहा है, लेकिन फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि 1 प्लस पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इस वजह से नो नीड टू चेक द फंक्शन एट x = 1। तो अपने पास कितने डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट्स मिले, सो आवर आंसर विल बी 2 पॉइंट्स। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमको एक इंटीग्रल गिवन है, इंडेफिनिट इंटीग्रल गिवन है, √x + 1/x, √x + 7/x dx एंड I9 की वैल्यू गिवन है। I9 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू एट x = 9। क्या गिवन है, 12 + 7 log 7 बेस e। अब कह रहा है अगर I1 हमारा अल्फा + 7 टाइम्स log 1 + 2√2 बेस e के बराबर, तो अल्फा की पावर 4 की वैल्यू बताइए। आराम से बता सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना है आराम से। कैसे, आप क्या करो, x को मान लो t², जैसे आप x को t² मानेंगे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 2t dt।
अल्टीमेटली जो आपका पूरा इंटीग्रल ब्रेक होकर इस फॉर्म में आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 dt। अब 7 को क्या लिख सकते हैं, रूट 7 का स्क्वायर। अब समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल को एक्सपैंड करने वाले हम लोग। तो क्या होता है, 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट वो बाहर ही रहेगा, क्या हो जाएगा t/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 7/2। 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बाई 2, यानी कि 7/2 और ln वॉट, ln हमारा हो जाएगा t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पे हमारा जो इसको कंप्लीट कर लीजिए, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 7 और प्लस c आ जाएगा। आपको जो आपके i t की वैल्यू ये इस फॉर्म में आ चुकी है, अब आपको t की जगह पे क्या करना है, t की जगह पे रूट x आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि x की वैल्यू अगर टी स्क्वायर थी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट x। तो रूट x जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ix की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्म में, रूट x देखो 2 से 2 जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 जाएगा, तो आ जाएगा रूट x इंटू एक्स प्लस 7, रूट एक्स प्लस 7 प्लस 7 टाइम्स ln t की जगह पे क्या, रूट x प्लस रूट ऑफ x प्लस 7 प्लस c। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे c हमारा अननोन है, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे। एक क्या गिवन था, i9 की वैल्यू आपको उसके बराबर गिवन थी, तो आप x की जगह पे क्या करें, 9 सब्स्टिट्यूट करें। जैसे ही आप 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 12 प्लस 7 ln 7, वो किसके बराबर था, 12 प्लस 7 ln 3 प्लस 4 प्लस c के बराबर। तो आप देख सकते हैं आपका 12 से 12 जाएगा, ln 7 से 7 ln 7 जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। अब c की वैल्यू 0 आ गई तो ix आपका सिर्फ ये बचेगा। आपको i1 की वैल्यू क्या गिवन है, i1 की वैल्यू आपको गिवन थी इस फॉर्म में, i1 की वैल्यू आपको इस फॉर्म में गिवन थी, तो आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करें। जैसे आप x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट 1 इंटू रूट 8 प्लस 7 ln 1 प्लस रूट 8। रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, और ये आपका जो 1 इंटू रूट 8 है इसको रूट 8 लिख सकते हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे अपने गिवन एक्सप्रेशन से तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल्स टू रूट 8। अल्फा की वैल्यू रूट 8 आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू अल्फा की पावर 4 करेंगे, तो रूट 8 की पावर 4 करने का मतलब है कि आप कर रहे हैं 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 64 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 64। सो आवर आंसर विल बी 64। तो यहां से हमारा जेईई मेंस का पेपर सॉल्यूशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और आगे वाले जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।